हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर की पॉलिटी के क्वेश्चन थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 4 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्न में से क्या है? तो पहला आपको दिया है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। और चौथा है वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको क्या दिया है। ए है कि केवल एक और दो सही है। बी है केवल दो सही है। सी है एक तीन और चार सही है। और डी क्या है, एक दो तीन और चार चारों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक तीन और चार सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा है, ये मूल कर्तव्यों में वर्णित नहीं है। अब हम मूल कर्तव्यों के बारे में कुछ देखते हैं कि मूल कर्तव्यों को क्या है। मूल कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में है। तो इन्हें याद रखिएगा, ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। और मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित भाषाओं में विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणी या क्लासिकी भाषा या भाषाएं घोषित किया गया है? तो पहला आपको दिया है गुजराती, दूसरा है कन्नड़ और तीसरा है तेलुगु। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है एक और दो सही है। बी है केवल तीन सही है। सी है दो और तीन सही है। और डी क्या है, एक दो और तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो और तीन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कन्नड़ और तेलुगु हैं, इन्हें क्या है, सरकार द्वारा क्या है, क्लासिकी भाषा घोषित किया गया है। और वर्तमान में क्या है, भारत सरकार द्वारा 6 भाषाओं को, जिसमें से तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में, इनको क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और ये जो सभी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इन्हें क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भी किया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत हैं? तो ऑप्शन आपको दिए हैं। ए है मूल अधिकार, बी है मूल कर्तव्य, सी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व और डी क्या है, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, ये क्या है, जो शासन के लिए, देश के शासन के लिए क्या है, आधारभूत हैं। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 है, इसमें क्या कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना क्या है, राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये अनुच्छेद 37 भी याद रखिएगा कि इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है पहली अनुसूची, बी है दूसरी अनुसूची, सी है तीसरी अनुसूची और डी क्या है, चौथी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, यानी कि जो पहली अनुसूची है वो क्या है, राज्य के नामों और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। अब जो यहाँ पे जो अन्य अनुसूचियाँ दी गई हैं, तो उनको देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते। और जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। और जो चौथी अनुसूची है उसमें क्या है, राज्यसभा में सीटों के वितरण से ये संबंधित है। तो ये जो अन्य अनुसूचियाँ, इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अब कब बना सकती है, आपसे पूछा है कि सभी राज्यों की सहमति से बना सकती है, बी है बहुसंख्य राज्यों की सहमति से बना सकती है, सी है संबंधित राज्यों की सहमति से बना सकती है और डी क्या है, बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिना किसी राज्य की सहमति से क्या है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लिए क्या है, कानून बना सकती है। अब जो संविधान का अनुच्छेद 253 है, इसके अनुसार क्या है, संसद को भारत के किसी भी भाग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो 21 अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 253 में
तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी के है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। और कितनी आरक्षित सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए? तो 5 सीटें हैं। और जबकि गुजरात में 4 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कलकत्ता, बी है मद्रास, सी है बम्बई और डी के है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास में क्या है, भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था अगर ये पूछा जाए, तो 1688 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है उद्देशिका और मूल अधिकार में, बी है उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, सी है मूल अधिकार और राज्य की नीति निदेशक तत्वों में और डी के है उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में क्या है, आर्थिक न्याय का प्रावधान या उपबंध किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ से याद रखिएगा, जो प्रस्तावना या उद्देशिका है इसमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भी की गई है। तो ये भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ऑप्शन आपको दिए हैं, ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, बी है ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, सी है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना और फोर्थ आपको क्या दिया है कि ग्राम, खंड या जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की क्या है, चतुस्तरीय संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें शासन प्रणाली की क्या है, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर क्या है, स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछा है। ए है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। बी आपको दिया है स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। सी है स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है और डी है स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन एक आयोग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही नहीं है। ये स्थानीय निकायों में क्या है, 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये गलत है। क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है उसके तहत क्या है, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितना, 33% जो स्थान आरक्षित की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन थे इनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।